अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। और आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेस एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी। द बॉडी फ्लूइड्स मस्ट मेंटेन अ कांस्टेंट बैलेंस ऑफ एसिड एंड बेस। हमारे बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं, हमारे ब्लड की पीएच जो है वो 7.4 के लगभग है। ठीक है, 7.4। तो बॉडी फ्लूइड्स जो है वो उनके वो 7.4 इज समहाउ अ न्यूट्रल पीएच। ठीक है, ये ना ही एसिड की तरफ है और ना ही ये बेस की तरफ है। पार्शियली जो है, एक्चुअली 7 जो होती है वो बिल्कुल न्यूट्रल होती है। जब 7 से ऊपर जाना शुरू होती है वो बेसिक की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो ये एक बैलेंस है हमारी बॉडी के अंदर एसिड और बेस का। ठीक है, इन सॉल्यूशन सच एज इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर हम लोग कहते हैं जो सेल के अंदर फ्लूइड्स होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हम लोग सेल्स के बाहर के फ्लूइड को कहते हैं। एसिड आर डिसोसिएटेड इनटू द हाइड्रोजन आयन एंड एनाइंस। एसिड्स जो होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएट होने से मुराद ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर HCl है, ठीक है, तो ये डिसोसिएट हो जाता है H+ आयन के अंदर और Cl आयन के अंदर। ठीक है, तो एन आयन जो होता है वो मतलब ऐसा ऊपर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, ऐसा एलिमेंट जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो एनाइन कहलाता है, या उसने इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किया हो उसको एनाइन कहते हैं। और हाइड्रोजन आयन, ठीक है, तो एसिड हमेशा हाइड्रोजन आयन और एक एनाइन के अंदर जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड जो है वो आयन के अंदर कन्वर्ट होगा। दूसरी नंबर के ऊपर अगर देखें तो बेसिस होती हैं, फॉर एग्जांपल NaOH है, ठीक है, वो हमेशा सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन के अंदर बेसिस और डिसोसिएट। डिसोसिएट मतलब है कि टूटते हैं हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर और कैट आयन्स के अंदर। ये कैट आयन है यानी कि पॉजिटिव चार्ज आयन है, और हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर। तो टर्म्स रिलेटेड विद एसिड बेस बैलेंस, आगे टर्मिनोलॉजी है थोड़ी सी कि ऐसा कोई सब्सटेंस जो कि सोल्यूशन के अंदर डिसोसिएट होता है, वन और मोर हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, और उसके साथ में नेगेटिव एनाइन भी देता है। जैसे कि मैंने आपको एसिड की एग्जांपल दी है कि HCl एक एसिड है, और जब भी ये सोल्यूशन के अंदर जाएगा तो ये हाइड्रोजन आयन देता है हमें। हाइड्रोजन आयन जो है, जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उतनी ज्यादा सोल्यूशन के अंदर क्या होती है, एसिडिटी होती है। ठीक है, और ये साथ में नेगेटिव एनाइन भी देता है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन भी देता है। तो ये हमें क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। इसको हम लोग प्रोटॉन डोनर या प्रोटॉन देने वाला, प्रोटॉन हम लोग H+ को कहते हैं। तो ये क्या है, H+ डोनर है, ये हमें H+ प्रोवाइड करता है। एसिडोसिस क्या कहते हैं हम लोग, देर इज इंक्रीज इन द हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन और डिक्रीज इन द पीएच। ठीक है, अगर मैं आपको पीएच स्केल के बारे में बताऊं, पीएच स्केल जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, ये 7 जो है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल। ठीक है, इस तरफ जाएंगे जैसे जैसे तो बेसिसिटी बढ़ती जाएगी या बेसिक अल्कलाइनिटी बढ़ती जाएगी। इस तरफ जाएंगे तो एसिडिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब देर इज इफ देर इज इंक्रीज इन द H+ कंसेंट्रेशन, अगर सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, तो एसिडिटी हो। ठीक है, तो एसिडिक साइड कौन सी है, डिक्रीज इन द पीएच। ठीक है, ये पीएच स्केल मैंने आपको बना के दिखाया। पीएच जो है ये न्यूट्रल है, 7 जो होती है वो न्यूट्रल होती है। इससे पीछे जाते जाएंगे तो ये डिक्रीज इन पीएच, यानी कि पीएच में कमी होती जाएगी। जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन बढ़ते जाएंगे पीएच जो है वो कम होती जाएगी, 1 2 के ऊपर चली जाएगी। बेसिक क्या होता है, बेस, दिस इज द सब्सटेंस विच कंबाइन विद द हाइड्रोजन एंड रिमूव्स them from the solution। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये ऐसा सब्सटेंस होता है, बेस ऐसी सब्सटेंस होती है जो कि सोल्यूशन के अंदर अगर कोई हाइड्रोजन आयन हो, ठीक है, तो उन्हें एक्सेप्ट करता है, या प्रोटॉन हो तो उन्हें एक्सेप्ट करता है। इसको हम लोग प्रोटॉन एक्सेप्टर, जैसे कि NH2 है, ये अमोनिया है, सॉरी अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, तो ये NH3+ बना लेता है। ठीक है, ये क्या बना लेता है, NH3+ बना लेता है। सॉरी ये NH3 आएगा, यहाँ पे NH4 आ जाता है। ठीक है, ये NH4+ बना लेगा। ठीक है, तो ये जो है
ये बेस है क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है और उसको सोल्यूशन के अंदर से रिमूव कर रहा है और ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये क्या है, बेस है। ठीक है, अल्कली क्या है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वन ऑफ द अल्कलाइन। ठीक है, अल्कलाइन जो है उसके अंदर सोडियम आते हैं, पोटेशियम आते हैं और बहुत से आते हैं। ठीक है, जब एक अल्कलाइन एलिमेंट जो है या अल्कलाइन जो मेटल है जैसे कि सोडियम है, वो किसी के बेसिक आयन के साथ, बेसिक आयन क्या है, OH जो है वो एक बेसिक आयन है। ठीक है, हम लोग ऊपर डिस्कस करके आए। OH बेसिक आयन के साथ बाइंड करेगी तो उसे हम लोग अल्कली का नाम देते हैं, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम या पोटेशियम क्या है, अल्कली है या अल्कलाइन है। ठीक है, और ये जब OH के साथ बाइंड करेंगे तो हम लोग इसको अल्कली का नाम देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है अल्कलोसिस। अल्कलोसिस क्या होता है, ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो है सोल्यूशन में कम हो जाती है। ठीक है, और पीएच जो है वो ज्यादा होना शुरू हो जाती है, यानी कि 7 से ऊपर चली जाएगी तो वो जो है बेसिसिटी स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ अल्कलोसिस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, पीएच में भी डिफाइंड एज, पीएच को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कितनी कंसंट्रेशन है, उसका लॉग, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हम सोल्यूशन के अंदर कितने हाइड्रोजन आयन है उनका लॉग, और ये नेगेटिव। ठीक है, द pH of the blood is regulated and controlled by various buffer system। हमारी पी ब्लड की जो pH है वो काफी सारे बफर सिस्टम वो होते हैं जो pH को कंट्रोल करते हैं, ना कम होने देते हैं ना ज्यादा होने देते हैं। ठीक है, essentially consist of weak acid। ठीक है, एंड इट्स बेस। ठीक है, वीक एसिड के अंदर हमारे पास आता है कार्बोनिक एसिड। वीक एसिड के पास अंदर हमारे पास क्या आता है, कार्बोनिक एसिड, और बेस के अंदर आता है हमारे पास बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट। कार्बोनिक एसिड जो है वो H2CO3 कहते हैं हम लोग। ठीक है, कार्बोनिक बाइकार्बोनेट के अंदर HCO3 नेगेटिव, ये बाइकार्बोनेट है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बैलेंस होता है हमारे ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड की रेशो का। ठीक है, इट इज रेगुलेटेड बाय द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय लंग्स एंड बाय एक्सक्रीशन ऑफ बोथ एसिड एंड बेसिस बाय किडनी। इन दोनों को हमारी किडनीज भी जब जरूरत पड़ती है तो इनको रिमूव कर देती है नॉर्मली। इसके अंदर जैसे कि H2CO3 है। ठीक है, अगर हमारी बॉडी के अंदर एसिडिटी ज्यादा हो जाए, यानी कि वीक एसिड है तो एसिडिटी ज्यादा हो जाए, तो हमारी लंग्स भी इसको रिमूव कर देते हैं। लाइक ये देखें, ये इसकी H2CO3 है, वीक एसिड जो है ये डिसोसिएट हो जाएगा वाटर के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिसको हमारे लंग्स जो है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती है। द रेशियो ऑफ बाइकार्बोनेट टू कार्बोनिक एसिड इज 20:1। ठीक है, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट की कार्बोनिक एसिड, यानी कि अगर 20 मॉलिक्यूल जो है वो बाइकार्बोनेट के हैं, HCO3 नेगेटिव के हैं। ठीक है, और तो 1 मॉलिक्यूल कार्बोनिक एसिड का होगा। ठीक है, कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3 का होगा। ठीक है, ये हमारे ब्लड में इनका बैलेंस है। ठीक है, अगर ये रेशो जो है इंक्रीज होगी, डिक्रीज इन द रेशो या इंक्रीज इन द रेशो। ठीक है, तो उससे पीएच जो है वो ऑल्टर हो जाएगी। ठीक है, अगर ये रेशो कम होगी तो एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी, अगर ये रेशो ज्यादा होगी तो एसिडिटी कम हो जाएगी। ठीक है, इसके आगे हमारे पास आ जाता है सिस्टम फॉर द रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस को हमारी बॉडी किस तरह से रेगुलेट करती है। ठीक है, हमारी बॉडी में 3 किस्म के बफर सिस्टम है, एसिड बेस बफर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम है और रीनल सिस्टम है। ठीक है, हमारी ब्लड की पीएच को कंट्रोल करने के लिए ये सारे रीनल यानी कि किडनीज एक्टिवली काम कर रही होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एसिड बेस बफर सिस्टम को देखते हैं। दिस इज द मैकेनिज्म दैट मेंटेन द होम्योस्टैटिक पीएच इन द बॉडी। हमारी बॉडी में होम्योस्टैटिक पीएच को मेंटेन किया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बफर सिस्टम है, जिसके अंदर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया वीक एसिड यानी कि कार्बोनिक एसिड होता है, एंड सॉल्ट ऑफ दैट। ठीक है, वो बाइकार्बोनेट
विच फंक्शन एज ए वीक बेस, जो कि वीक बेस के तौर पे काम करता है। द फंक्शन ऑफ बफर इज टू प्रिवेंट रैपिड चेंजेस इन द पीएच। इसका क्या काम होता है कि ये रैपिड चेंज एकदम से, अगर पीएच चेंज हो रहा है, हम लोगों ने कुछ खाया है, हम लोगों ने कुछ सॉल्टी पिया है, वो कोई गोलगप्पे खा के आया, कुछ कुछ तरह का, किसी भी तरह का खाना खा के आया, ठीक है, तो हमारी ब्लड की पीएच के अंदर चेंजेस नहीं होते हैं, अदरवाइज हमारी एंजाइम की फंक्शनिंग स्टॉप हो जाती है। ठीक है। तो रैपिड चेंजेस इन द पीएच जो हो रहे होते हैं बाय चेंजिंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस इनटू द वीक एसिड एंड बेसिस, ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिस को वीक एसिड और बेसिस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जरूरत के मुताबिक। टाइम ड्यूरेशन ऑफ बफर, बफर जो है विद इन सेकेंड्स काम करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से बफर सिस्टम पाए जाते हैं? 4 किस्म के बफर सिस्टम हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। उसके अंदर सबसे पहले कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट सिस्टम, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले 2 दफा। और उसके बाद हमारे पास H2PO4, ठीक है, इस तरह से ये फॉस्फेट बफर सिस्टम है। तो ये भी H+ जो है सोल्यूशन के अंदर रिलीज करता है, ठीक है, और HPO4, ठीक है, ये सोल्यूशन के अंदर H+ रिलीज करता है। उसके बाद हाइमोग्लोबिन, ऑक्सी हाइमोग्लोबिन बफर सिस्टम, ठीक है। हाइमोग्लोबिन भी H+ आयन के साथ बाइंड करती है और जो है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करती है। बेसिकली इसका मकसद यही होता है, हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने से एसिडिटी कंट्रोल होती है, या बेसिसिटी जो होती है ब्लड के अंदर वो कंट्रोल होती है। ओके, उसके बाद प्रोटीन सिस्टम्स, प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था अमाइनो एसिड्स होते हैं। अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के अंदर एक तरफ जो है वो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक तरफ अमाइनो ग्रुप होता है NH2, ठीक है, और एक तरफ जो है वो हाइड्रोजन होता है, एक तरफ साइड चेन होती है। अब इसके अंदर भी हाइड्रोजन आयन जो है वो ये रिमूव हो जाता है और H+ आयन प्रोवाइड करते हैं। या H+ आयन, ये अगर ये अमाइनो ग्रुप है तो ये H+ आयन को एक्सेप्ट करता है, ये H+ आयन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह से ये भी बफर का रोल प्ले करता है। यानी कि जहां पे जरूरत पड़ती है, लाइक इसके अपने प्रोसेसेस होते हैं, तो ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है या हाइड्रोजन को लूज करता है पीएच को मेंटेन करने के लिए। बेसिकली सबका काम यही है कि हमारे ब्लड की पीएच को मेंटेन किया जाता है। फंक्शंस क्या है, मैनी नेचुरली अकरिंग एसिड जो है वो लाइफ के लिए नेसेसरी होते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्टमक के अंदर रिलीज किया जाता है डाइजेशन के वक्त। द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ फूड इन द डाइट, हमारी जो केमिकल, हम जो डाइट के अंदर चीजें खाते हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। यानी कि एसिड बेस प्रोडक्शन कितना हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी की पीएच जो है वो एसिडिक है या बेसिक है, वो हमारी डाइट का भी उसके ऊपर इफेक्ट होता है। कंपोनेंट्स दैट अफेक्ट द एसिड बेस बैलेंस, ठीक है, हम अपनी डाइट में क्या क्या लेते हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं, प्रोटीन्स, ठीक है, क्लोराइड, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो है एसिड बेस बैलेंस को अफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में। इन एडिशन द रेट एट विच द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब, कितनी जल्दी जो है ये सारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ब्लड के अंदर जा रहे हैं, तो जितनी जल्दी ये ब्लड के अंदर जाएंगे उतना ज्यादा पीएच का चेंज लेके आएंगे, ये एसिड बेस बैलेंस को उतना ज्यादा ये ऑल्टर करेंगे या चेंज करेंगे। ठीक है। सेल्स एंड बॉडी फ्लूइड्स कंटेन एसिड बेस बफर, सेल्स और बॉडी फ्लूइड्स के अंदर एसिड बेस बफर्स होते हैं। यानी कि सेल्स के अंदर और बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, जैसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, यानी कि जो सेल्स के बाहर फ्लूइड होता है, ठीक है, उसके अंदर भी एसिड बेस बफर होते हैं जो कि रैपिडली चेंज ऑफ पीएच को जो है प्रिवेंट करते हैं ओवर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, जब तक कि किडनी और पल्मोनरी सिस्टम जो है वो अपना अपना काम नहीं अंजाम देते हैं। किडनी का काम होता है कि जो चेंज लेके आए हैं मॉलिक्यूल या ऐसे कंपाउंड या ऐसे जो है मॉलिक्यूल जो कि पीएच के अंदर चेंज लेके आ रहे हैं, किडनीज उनको एक्सक्रीट करें या लंग्स उनको पल्मोनरी एक्सक्रीशन करें इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो किडनी और पल्मोनरी सिस्टम जो है वो मिल के काम करते हैं टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए,
ठीक है। अपना अपना काम करते हैं। किडनी का काम यूरिन की एक्सक्रीशन है, और लंग्स का काम रेस्पिरेशन या सांस लेने के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। हम इसको प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एक्सेस एसिड और बेस इज देन एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। बहुत ज्यादा एसिड या बेस है, उसको यूरिन में एक्सक्रीट कर देते हैं रीनल सिस्टम, ताकि प्लाज्मा के बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन जो है उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। चेंजेस इन द रेस्पिरेशन अकर प्राइमरीली इन मिनट्स टू आवर्स। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की चेंजेस हैं, वो यानी कि सांस के थ्रू जो है एक्सक्रीशन जो होती है, ताकि एसिड बेस बैलेंस बरकरार रखा जाए, वो कुछ मिनट से लेके घंटों तक आती है। जबकि रीनल जो फंक्शन है ना, वो कुछ दिनों तक स्टार्ट होता है या कुछ दिनों के अंदर स्टार्ट होता है, अगर ब्लड की पीएच को ऑल्टर करना हो, ठीक है। लास्ट टॉपिक है इस बुक का, इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द बॉडी फ्लूइड। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोवेलेंट सब्सटेंसेस होते हैं। इलेक्ट्रोवेलेंट सब्सटेंसेस यानी कि जो कि आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि आयनिक बॉन्ड से मुराद ये होता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं किसी के साथ इन्होंने बॉन्ड बनाना हो तो, ठीक है। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं या ऐसे जो है एलिमेंट्स होते हैं जो कि आयंस बनाते हैं सोल्यूशन के अंदर, और इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी भी गुजर सकती है इनके सोल्यूशन के अंदर से, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह, ठीक है। तो इनके फंक्शन क्या है, इसकी समरी दी गई हुई है। पहला फंक्शन है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं बताता हूँ। जैसे कि ये है, ऑस्मोसिस क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे वाटर का लेवल थोड़ा है और यहाँ पे वाटर का लेवल ज्यादा है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो सलूट की मिकदार है वो ज्यादा है, सलूट मैं कह देता हूँ बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे सलूट की मिकदार जो है वो कम है। तो यहाँ पे स्लूट की मिकदार थोड़ी सी ज्यादा है, सॉरी यहाँ पे कम है और यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। तो स्ल्यूट्स के मॉलिक्यूल, सोल्यूट के मॉलिक्यूल, जैसे कि अगर मैं कह देता हूँ सोडियम के मॉलिक्यूल हैं, ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और प्रेशर एक्सर्ट करने की वजह से, ठीक है, मॉलि वाटर जो है, वाटर की मूवमेंट होगी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये हर चीज को गुजरने नहीं देती, सिर्फ वाटर को। वाटर जो है फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर सलूट कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर सलूट कंसंट्रेशन, ऐसी जगह से वाटर मूव करेगा जहां पे सलूट की मिकदार कम है, वहां पे मूव करेगा जहां पे सलूट की मिकदार ज्यादा है। तो वाटर लेवल इतना ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे वाटर लेवल कम हो जाएगा, यहाँ पे सलूट के हिसाब से हो जाएगा, और यहाँ पे भी सलूट के हिसाब से हो जाएगा। तो स्लूट ने जो प्रेशर एग्जर्ट किया है, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो इस सलूट जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इन मेजॉरिटी केसेस, जैसे कि सोडियम, हमारी ब्लड के अंदर सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, ठीक है, पोटेशियम। या हमारे सेल्स के अंदर, हमारे सेल्स के बाहर सोडियम होता है जो कि प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होता है, ठीक है। ये ऑप्टिमम आयनिक बैलेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं टिश्यूज को, टिश्यूज अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करें, ठीक है। तो ये आयनिक बैलेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी कि सेल के बाहर सोडियम ज्यादा होता है, सेल के अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, ठीक है। इस तरह से जो है ये एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं। दे दे पार्टिसिपेट इन द रेगुलेशन ऑफ पीएच ऑफ द बॉडी। ये हमारी पीएच, बॉडी की पीएच को कंट्रोल करने के अंदर हेल्प करते हैं। ये हमारी न्यूरोमस्कुलर, न्यूरॉन्स के अंदर, यानी कि जब न्यूरॉन की एक्टिवेशन होती है, तो ये यानी कि हम लोग रिसेप्टर के साथ आके एसिटाइलकोलिन बाइंड होता है, तो सोडियम जो है वो न्यूरोनल सेल के अंदर मूव करता है, न्यूरॉन के अंदर मूव करता है सोडियम, ठीक है। और उसकी एक्साइटेबिलिटी, उसका मैसेज पहुंचाने का, एक एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज पहुंचाने के लिए ये जरूरी है, ठीक है, उसको एक्साइट करने के लिए। या इरिटेबिलिटी, या उसका मैसेज इनहिबिशन हो रही है। मैसेज इनहिबिशन से मुराद ये है कि वो न्यूरॉन जो है बेशक एक्साइटेटरी हो सकता है या बेशक इनहिबिटरी न्यूरॉन हो सकता है, तो दोनों सूरतों के अंदर वो जो है
इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत सारे होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन हो सकता है, मैग्नीशियम होता है, हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है न्यूरॉन्स की भी एक्साइटेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के ऊपर इनका बहुत ज्यादा काम होता है, जहाँ पे न्यूरॉन और मसल मिलते हैं, ठीक है, ताकि ये मसल को एक्साइट कर सके या इरिटेबिलिटी यानी वहां पे बेचैनी वगैरह पैदा कर सके, ठीक है। इस तरह से इनका फंक्शन। दैट्स ऑल फॉर द बुक ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। आई होप सो कि आपका और मेरा सफर काफी अच्छा रहा होगा, और आपको काफी सारी चीजें समझ आई होंगी और आपको इंटरेस्टिंग भी लगी होंगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।